हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। लेकिन इससे पहले हम आपसे थोड़ा सी बातें करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं कि बहुत दिनों से आपका लेक्चर नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से, आप आज 10 दिन हो गए मुझे लेक्चर दिए हुए बेसिक मैथ्स के। बेसिक मैथ्स में अभी 3 लेक्चर्स बाकी हैं। बहुत जल्द मैं बेसिक मैथ्स ख़त्म करने वाला हूँ। मैं इतना बताऊं तो ये लेक्चर्स इसलिए नहीं आए क्योंकि थोड़ी सी मेडिकल इंजरी हो गई थी। उस मेडिकल इंजरी में मैं फंसा था, फैमिली में था, उसमें फंसा था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं लेक्चर शूट कर पाऊँ। थोड़ा मैं डिस्टर्ब था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली है। किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस भी आएगी तो वो गायब होगी। समझ रहे हैं ना? प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आएगी ही। प्रॉब्लम्स से दूर कभी भी नहीं भागा जा सकता। आप समझे कि लाइफ पूरा कंफर्टेबल हो जाए तो कभी भी नहीं होगा। तो मेरे भी जीवन में आएगी, आपके भी जीवन में आएगी, लेकिन चलते रहना है, ठीक है ना? तो चलिए, मैं टाइम पे आपकी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। नीट जेईई बोर्ड से पहले कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 तो दे चुका हूँ, ये पार्ट 2 है जिसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और उसमें आपको डिफरेंशिएशन जो चेन रूल वाला होता है वो बताऊंगा। वो मतलब इतना ईजी तरीके से बताऊंगा ना, उसको मैं फुल पार्ट रूल बोलता हूँ। आप चेन रूल बोलते होगे, मैं उसको फुल पार्ट रूल बोलता हूँ। तो देखो कितना मजा आने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ। ये मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी सुना दूँ। एक लाइन है कि पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, और जख्म भी उनको खुद लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। तो आपको सिकंदर बनना है, समझ रहे हो ना? जख्मी योद्धा तो सिकंदर ही था। जख्म भी होता था तो कहता था कि अरे भाई कोई बात नहीं, जितना है पूरे दुनिया को। वैसे ही आपको इस एग्ज़ाम को जितना है, समझ रहे हो ना? और दुनिया को जितना ही है, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट गोल ऑफ आवर डे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दिमाग को शांत रखिए, पानी पी लीजिए, ठंडा हो जाइए। और यहाँ पे देखिए बोर्ड पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैं बताऊँगा कि कैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन घट का होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल, भैया ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हट के होता है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हट के होता है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैसे था और ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा हट के कैसे होता है, ये समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ। नॉर्मल डिफरेंशिएशन था अपना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और ये हो गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल, ठीक है। अब देखो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कैसे था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल कि y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालते थे आप? dy बाई डी एक्स आप निकालते थे, e की पावर x हो जाएगा सर। e की पावर x का e की पावर x होता है। तो इसमें जो चेन रूल में आएगा, तो चेन रूल में कैसा आएगा? चेन रूल में जरा हट के आएगा। ये नॉर्मल है, e की पावर x तो नॉर्मल था, आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें कैसा आएगा? इसमें आएगा कि y इज इक्वल टू ई की पावर 5x। अब इसका बताओ आप, आपको तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ इससे पहले कि e की पावर 5x का क्या होगा, नहीं पढ़ाया हूँ ना। तो धीरज रखिए, जब मैं चेन रूल सिखाऊंगा तो इसका भी आपसे बनेगा। जैसे देखिए, दूसरा मैं नॉर्मल बताऊँ तो y इज इक्वल टू साइन x का, तो इसका dy बाई डी एक्स आप क्या करते थे? इसका dy बाई डी एक्स आप करते थे साइन x का हो जाएगा साइन x का कॉस x dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर दूसरा यहाँ पे मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल से हट के चेन रूल में कैसे आएगा? चेन रूल में ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आप इसका बताओ। इसका तो आपको कराया नहीं मैं, ऐसा तो आपको कराया नहीं। कराया हूँ तो आपको ऐसा। तो वही सीखना है कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम कैसे सीखेंगे, अगर ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे। आया आपको समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? देख लीजिए, नॉर्मल से अगर हट के होगा तो उसमें फटाक से चेन रूल लगाएंगे हम। अब चेन रूल होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए इससे पहले नोट कीजिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे है कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हट के होता है। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कब लगेगा, जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हट के हो। जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हट के हो, समझो। आप यही हैक है। अगर ये समझ जाओगे ना किस में लगने वाला है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप फटाक से पकड़ दोगे, उसको पकड़ के उसका कर दोगे डिफरेंशिएशन। आ रहा है समझ में आपको? देखो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे करना है। चेन रूल का कैसा हिसाब किताब कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल ले लो। y इज इक्वल टू कॉस नहीं साइन के एक्स दिया हुआ है।
मान लो y इक्वल टू साइन के एक्स दिया हुआ है, मैं तो आपको y इक्वल टू साइन एक्स का सिखाया हूँ। क्या सिखाया हूँ? नॉर्मल में, यहाँ पे नॉर्मल में लिखता हूँ। नॉर्मल में क्या सिखाया हूँ मैं आपको? नॉर्मल में आपको यही सिखाया हूँ कि y इक्वल टू अगर साइन एक्स होता है तो भैया इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका कॉस एक्स। मैं आपको ये सिखाया हूँ। लेकिन y इक्वल टू साइन के एक्स होता है तो इसका हम कैसे करेंगे? तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा और कुछ और रूल्स भी सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुपर ट्रिक क्या है? सुपर ट्रिक, एक सुपर ट्रिक देता हूँ आपको इसके लिए। ये जो है ना मैथ्स का खेल है, लेकिन मैथ्स इसको मत समझिए आप इस चेन रूल को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाता है, किताब में भी लिखा गया है, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ फुल पार्ट रूल। इसको मैं बोलता हूँ, जानते हो क्या? चेन रूल को मैं चेन रूल को बोलता हूँ। चेन रूल को संस्कार क्या बोलता है? संस्कार बोलता है चेन रूल को फुल पार्ट रूल। फुल पार्ट रूल, फुल पार्ट रूल का मतलब यही हुआ कि पहले पूरा का करेंगे, पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे पहले पूरा का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेगा कि पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इंटू यहाँ पे होगा देन पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको दिमाग में आप बैठा लो। देखो कितना चुटकी में आंसर आने वाला है, आप बहुत चुटकियों में सीख जाओगे अगर इसको आप दिमाग में बैठा ले रहे हो कि मैं क्या लिखा हूँ। यहाँ पे एक सुपर ट्रिक है कि चेन रूल को मैं बोलता हूँ, संस्कार बोलता है चेन रूल को आसान बनाने के लिए फुल पार्ट रूल। फुल पार्ट रूल, फुल का मतलब होगा कि पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करो, फिर इनटू, फिर पार्ट मतलब हुआ कि देन पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करना है, फिर पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करना है, देन पार्ट बाय पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। कब करना है? करना तब है जब नॉर्मल से हट के आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिखे। नॉर्मल से हट के कैसा? ये नॉर्मल है y इक्वल टू साइन एक्स, और ये थोड़ा हट के y इक्वल टू साइन के एक्स, क्योंकि साइन के एक्स वाला तो मैं आपको पढ़ाया नहीं कि अगर अंदर ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, नहीं पढ़ाया हूँ आपको। तो चलो मैं ये बताया, इस एग्जाम्पल को मैं अभी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, और बहुत सारे एग्जाम्पल, लगभग 20 से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, आप फटाक से कैच कर दोगे। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल ही आपको सिखा देगा। पहले पूरा का करो, आप इस y इज इक्वल टू साइन के एक्स को आप साइन के मतलब के एक्स इसको मत समझो, आप इसको ना ब्रैकेट समझो। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट लिखा गया है। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट लिखा गया है। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा भाई? dy बाई डी ब्रैकेट क्या हो जाएगा? dy बाई डी ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट हो जाएगा ना, कॉस ब्रैकेट हो जाएगा, ये कॉस ब्रैकेट हो जाएगा। dy बाई डी ब्रैकेट क्या हो जाएगा? इसका dy बाई डी ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे है तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाला, dy बाई डी ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ तक दिमाग टनक रहा है कि नहीं आपका, कि अगर y इक्वल टू साइन ब्रैकेट है तो इसका dy बाई डी ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट हो जाएगा। तो वैसे ही पहले करो, आप पहले पूरा का कर दो, इसको ब्रैकेट समझो। आप ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको मतलब ट्रीट करो कि कोई सिंगल चीज़ है, कोई सिंगल चीज़ को ट्रीट करो। इसको मान लो कुछ भी मान सकते हो, इसको ब्रैकेट ही मान लो, के एक्स को ब्रैकेट मान लो, समझ रहे हो ना। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पहले ये रूल लगाओ यहाँ पे, रूल क्या बोल रहा है कि पहले पूरा का डिफरेंशिएशन करो, मतलब पूरा का। तो साइन ब्रैकेट क्या करो? पहले साइन ब्रैकेट पूरा है, ये साइन के एक्स जो है ना पूरा है, मतलब साइन के एक्स का पहले डिफरेंशिएशन करो, मतलब साइन ब्रैकेट क्या करो? साइन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? के एक्स, तो के एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर पार्ट का करो, पार्ट में क्या है? पार्ट में क्या है? साइन ब्रैकेट का तो आपने कर दिया, फिर पार्ट में क्या बचा हुआ है? पार्ट में बचा हुआ है के एक्स का क्या होगा? के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटू के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे इंटू, तो इंटू यहाँ पे, फिर के एक्स का डिफरेंशिएशन, देन पार्ट बाई पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बचा क्या? पार्ट में क्या बचा? पार्ट में तो एक ही बच रहा है, के एक्स। तो के एक्स का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? आप बताओ, के एक्स का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे के मैं बोल दे रहा हूँ आपको कॉन्स्टेंट है, अगर के कॉन्स्टेंट है तो के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है के। तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया के कॉस के एक्स। आया आपको समझ में? नहीं आया आपको समझ में? कोई बात नहीं आया, नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, चलो पहले इसे नोट करो, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ कि दिमाग में आपका फटाफट घुसेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए पहले। इन क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस आपको सिखाने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 3x² प्लस 4x प्लस 2। तो आप बताओ यहाँ पे चेन रूल लगेगा कि नॉर्मल लगेगा? अब बताओ इस क्वेश्चन को देखकर कि यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे आप बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे जो है चेन रूल अपना लगने वाला है। कैसे लगने वाला है चेन रूल? क्योंकि ये जो है ना ये हट के है। हट के कैसे? पहले क्या होता था? y इक्वल टू साइन एक्स होता था, लेकिन x के जगह पे ये सब हम डाल दिए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? रूल में क्या बताया था? रूल में आपको यही बताया था
रूल में कि आपको क्या करना है, पहले फुल का करना है, फुल का डिफरेंशिएशन करना है, फुल का डिफरेंशिएशन देन पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। यही बताया था ना, पहले फुल का डिफरेंशिएशन करो फिर पार्ट का डिफरेंशिएशन करो, समझ रहे हो ना। पहले फुल का करो डिफरेंशिएशन फिर पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, फुल कौन है, फुल ये पूरा है। अब इस फुल का डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे, साइन ब्रैकेट दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स में निकालूं तो साइन ब्रैकेट का भैया डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन ब्रैकेट का डी वाई बाई डी एक्स कॉस ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, चुपचाप खत्म मामला, पूरा का हो गया, फुल का हो गया, फुल खत्म। इस फुल का कर दिया मैंने, कर दिया। सुनो एक बार फिर, इसमें चेन रूल आएगा क्योंकि ये नॉर्मल से हट के है, आ रहा है समझ में, इसमें चेन रूल आएगा क्योंकि ये नॉर्मल से हट के है, नॉर्मल से हट के तो नॉर्मल से हट के तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, पहले फुल का करेंगे, तो पहले फुल का करेंगे तो फुल कौन है, फुल पूरा है, फुल का मतलब पूरा, पूरा करेंगे। क्या लिखा हुआ, फुल में लिखा हुआ है साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, लेकिन हम इसको जो है ना ब्रैकेट समझेंगे। साइन ब्रैकेट का क्या होता है, साइन ब्रैकेट का अगर यहाँ पे x रहता तो क्या होता है cos x, वैसे ही साइन ब्रैकेट का क्या होता है cos ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये है, आ गया समझ में, ये लिखा गया, ठीक है। अब पार्ट का करेंगे, पार्ट का कैसे होगा, पार्ट कैसे होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया गया है, तो इसको कैसे करते थे, अलग था ये। अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया होता तो इसको हम कैसे करते, इसको ऐसे करते इंटू, क्योंकि इंटू करना है इसके बाद, अब फिर पार्ट का करना है। तो पार्ट का देखो, पहले 3x स्क्वायर का करो, फिर 4x का करो, फिर 2 का करो। 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा, ये है kx टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 इधर बाहर, मतलब हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x, सहमत हो, ठीक है, इंटू 6x, ये प्लस प्लस प्लस, ये बीच वाला प्लस, ये 4x का कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0। आया आपको समझ में कैसे हुआ, ये हो गया आपका cos 3x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू आपका आ गया 6x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में आपका, आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट आप अपने से कीजिए, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x। अब ई टू द पावर 5x भैया, तो ई टू द पावर 5x जो है ये नॉर्मल से हटके है कि नहीं, नॉर्मल से हटके है। ई टू द पावर 5x नॉर्मल से हटके है, नॉर्मल से हटके कैसे है, क्योंकि नॉर्मल में क्या था y इक्वल टू ई की पावर x, तो उसका हो जाता डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, ई एक्स ही होता था, लेकिन ये नॉर्मल से हटके, तो नॉर्मल से हटके तो इसका कैसे करेंगे, ये नॉर्मल से हटके तो इसका कैसे करेंगे, इसमें चेन रूल लगा देंगे। अब चेन रूल कैसे लगेगा, पहले फुल का करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हम दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले फुल का करते हैं। फुल का क्या होगा, फुल का बताओ, फुल का क्या होगा, पहले फुल का हो जाएगा ई टू द पावर 5x का, इसको समझ लो ब्रैकेट, ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट, मतलब ई टू द पावर 5x, समझ में आ रहा है ना। और फिर पार्ट का करेंगे, पार्ट में क्या है 5x का क्या होता है, 5x का क्या होता है, 5x का होता है 5, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 5 ई टू द पावर 5x। आया समझ में, आया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया यहाँ पे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराता हूँ। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू a cos kx दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सोचो एक बार, यहाँ पे k कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट दिया हुआ है और k भी कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, dy बाई डी एक्स इसका निकालते हैं। ये तो नॉर्मल से हट के लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपको कराया था, नॉर्मल कराया था, तो वो कैसा दिया था, y इक्वल टू a cos x दिया हुआ था, लेकिन ये नॉर्मल से हट के, नॉर्मल से हट के है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे। ये जो है कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो a को डिफरेंशिएशन से भैया बाहर निकालो, लो a को डिफरेंशिएशन से हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बचा cos के x का क्या हो जाएगा, मतलब cos ब्रैकेट का आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, तो cos ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट, मतलब साइन के x हो गया, ठीक है, साइन के x हो गया। ये तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हमेशा आएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर हमेशा आएगा, ये आ गया डिफरेंशिएशन से बाहर। अब बचा क्या, cos के x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, cos के x का डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब ये चेन रूल आएगा इसमें, तो चेन रूल आएगा, तो cos के x को आप cos ब्रैकेट समझे, तो cos ब्रैकेट का साइन ब्रैकेट, मतलब साइन ब्रैकेट अब ब्रैकेट के अंदर है जो उसको चिपका दीजिए, ठीक है। अब पार्ट का करना है, फुल का तो मैंने कर दिया, पार्ट का करना है, पार्ट में बचा के एक्स में x जो है वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में आप अगर कर रहे हैं तो के x का क्या हो जाएगा k, मतलब इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा a k साइन के x। आया समझ में आपको, आया। चलिए इसे नोट कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है y इक्वल टू 6 ई टू द पावर 4x। अब इसका कैसे करेंगे, कीजिए, इसका चेन रूल लगने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल से हट के 6 जो है कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ई टू द पावर 4x का करेंगे चेन रूल से, तो ई टू द पावर 4x का ई टू द पावर 4x, ई टू द पावर 4x का ई टू द पावर 4x कैसे होगा, क्योंकि ई टू द पावर 4x को हम ई ब्रैकेट समझ लेंगे, तो ई ब्रैकेट का ई ब्रैकेट हुआ, फिर पार्ट का करेंगे, पार्ट में बचा कौन 4x का क्या हो जाएगा इंटू 4, मतलब ये आ गया आपका 6 चौको 24 ई टू द पावर 4x। आया समझ में आपको, आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि y इक्वल टू ई
टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स, अब नॉर्मल ये है नहीं, ये आपको लगेगा कि ये नॉर्मल वाला ही है, ई टू द पावर माइनस एक्स सर ई टू द पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल था आपका y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, ई टू द पावर एक्स होता था, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका ऐसे होगा कि आप क्या करोगे, ई टू द पावर माइनस एक्स मतलब ई टू द पावर ब्रैकेट समझ लो इसको, ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट, ठीक है, ई टू द पावर ब्रैकेट हो गया, ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब माइनस एक्स का करना है, माइनस एक्स का कैसे करते थे, अगर वाई इक्वल टू माइनस एक्स दिया रहता उसका कैसे करते, अब पार्ट का कर दो, इंटू करके पार्ट का कर दो, पार्ट का क्या होगा, माइनस एक्स का हो जाएगा आपका माइनस एक्स का माइनस वन, आ रहा है समझ में। माइनस वन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वन है, पावर वन है, वन नीचे उतरेगा, मतलब एक्स टू द पावर एन जैसा है, वन नीचे उतरेगा तो ये माइनस वन हो गया, और एक्स टू द पावर वन माइनस वन जीरो, एक्स टू द पावर जीरो कितना होता है वन, तो माइनस वन हो गया, मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स। आ रहा है समझ में आपको, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कीजिए, अपने से कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू ई अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा इसका, अब ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर को ई टू द पावर ब्रैकेट समझिए आप, ई टू द पावर ब्रैकेट समझिए, ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट भैया अल्फा एक्स स्क्वायर, अब फुल का हो गया इंटू, अब पार्ट का करेंगे, पार्ट में क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, अल्फा यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कांस्टेंट होगा, अल्फा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाए, अल्फा तो कांस्टेंट से बाहर निकल जाता, अब इसका कर रहे हैं हम पार्ट का कर रहे हैं, तो पार्ट में अल्फा बाहर निकल गया कांस्टेंट से, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। आया आपको समझ में कैसे किया मैंने, देखो एक बार और देखो, y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर का अगर चेन रूल यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर को ई ब्रैकेट समझेंगे, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर को ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर पार्ट में करेंगे फुल तो कर लिए, इंटू पार्ट में करेंगे, पार्ट में अल्फा एक्स स्क्वायर दिया है, जहाँ पे अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा तो कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आया समझ में आपको, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। आया आपको समझ में, आ रहा है आपको समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, तो इसमें चेन रूल लग जाएगा भैया, क्योंकि ये नॉर्मल से हट के, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे हम, इसका 3 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो है ये बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, ठीक है, 3 बाहर कर दी। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x का करना है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो इसको हम साइन ब्रैकेट समझे, तो साइन ब्रैकेट क्या होगा कॉस ब्रैकेट, तो कॉस ब्रैकेट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फुल का तो कर चुके हैं, अब करना है पार्ट का करना है, तो पार्ट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का कैसे करते थे हम, नॉर्मल था तो ऐसे करते थे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 नीचे आएगा तो 2x हो जाएगा, और 3x में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। आया समझ में आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, आया, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट अब इसका करना है, तो इसका करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर नॉर्मल था तो कैसे दिया जाता था, नॉर्मल था तो इसका अगर बोले इसके में नॉर्मल था, इसमें नॉर्मल था तो कैसे था, नॉर्मल था तो ऐसे था, y इक्वल टू एक्स का क्यूब यही दिया जाता था। अब है यहाँ पे ब्रैकेट का क्यूब, सीधी सी बात है, तो इसमें क्या करते थे हम, डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालने के लिए क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते थे, तो इसका क्या करते थे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए करते थे कि 3x स्क्वायर, मतलब 3 को नीचे उतारो, टोपी को नीचे उतारो, टोपी में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, यही करना था हम लोग को, वहाँ यहाँ पर भी वही करेंगे हम। ये इसको ब्रैकेट समझो, ब्रैकेट का क्यूब दिया गया है, समझ रहे हो ना, ब्रैकेट का क्यूब दिया गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ये ब्रैकेट का क्यूब, तो ब्रैकेट का क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 को नीचे उतारो और इस 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया फुल का हमने कर दिया। अब इंटू पार्ट का करना है, पार्ट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये पार्ट में, और एक पार्ट में 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पहले करेंगे, फिर 4 का करेंगे, और फिर एक पार्ट में 3 बचा हुआ तो फिर 3 का भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अपना हो जाएगा 2x, 4 का क्या हो जाएगा भैया, 4 का हो जाएगा 0, फिर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का होता है 0 ही भाई, तो 3 का 0 होता है तो उसका लिखने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, समझ में आ रहा है ना, नहीं लिखने का जरूरत है, उसका लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि फुल में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 2x है और ये 3 है, मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 6x। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आया समझ में आपको कैसे हुआ, आया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू अल्फा साइन बीटा टी, तो यहाँ पे t आ गया, t वेरिएबल है, t वेरिएबल है तो dy बाई डी टी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी निकलेगा तो अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट है,
क्योंकि अल्फा और बीटा का तो मैंने कांस्टेंट बोल दिया, लेकिन अल्फा जो है ये पूरे में कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको अल्फा को बाहर निकालो, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन करना है हमको साइन बीटा टी का, तो साइन बीटा टी को हम तो समझेंगे साइन ब्रैकेट का कॉस ब्रैकेट, डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस ब्रैकेट मतलब कॉस बीटा टी। अब पार्ट में बचा क्या है, मल्टीप्लाई, पार्ट में बचा क्या, पार्ट में बचा बीटा टी, तो बीटा टी का क्या हो जाएगा, बीटा। आ गया समझ में आपको, आ गया समझ में। तो इसका डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा अल्फा बीटा कॉस बीटा टी। आया समझ में, आया कैसे हुआ, आया। चलो इसे नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। ये हट के तो इसका चेन रूल में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ई टू द पावर साइन एक्स का ई टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि ई टू द पावर ब्रैकेट समझेंगे इसको, तो ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट हुआ, फिर पार्ट में करेंगे, पार्ट में मल्टीप्लाई करके, पार्ट कौन है, साइन एक्स है। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है भैया कॉस एक्स। आ गया आपको समझ में, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स ई टू द पावर साइन एक्स, आंसर हो गया आपका कॉस एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। आया समझ में आपको कैसे हुआ। नेक्स्ट देखो, इस नेक्स्ट को मैं जो है ना दो तरीकों से कराने वाला हूँ, दो मेथड से इसलिए क्योंकि आपको चेन रूल का असली फील ये क्वेश्चन दिलाने वाला है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि सच में अगर नॉर्मल होता तो क्या सेम आंसर आता, और क्या ये चेन रूल इसमें लगेगा तो क्या सेम आंसर आएगा। तो मैं एक नॉर्मल मेथड से करके बताऊंगा आपको, पहले नॉर्मल मेथड से और फिर एक चेन रूल वाले से। ये क्वेश्चन दिया हूँ बस उसी के लिए कि मैं आपको प्रूफ कर सकूँ कि नॉर्मल से करो या चेन से, समझ रहे हो ना, आंसर बराबर आएगा, मतलब सेम आएगा, और डिफ्रेंसिएशन जो चेन रूल का है ना उसका फील भी आएगा आपको। देखो यहाँ पे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, इसको तोड़ दो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एस टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 2 4 जा 8 8x क्यूब। आ रहा है समझ में, 2 4 जा 8 और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। आया समझ में आपको, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, मतलब ऐसा आ गया। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स तो बहुत आसान है भैया, डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इसका तो आसान है, क्योंकि ऐसे था तो ऐसे तो चेन रूल लग रहा था, बस ऐसे रहता, लेकिन ऐसे अगर हो जाता तो ऐसे तो हम इसको निकाल ही सकते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ऐसा बनेगा, तो इसका तो हम नॉर्मल मेथड से कर ही सकते हैं। नॉर्मल मेथड क्या कहता है भाई, इसका करो 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 16 दूना 32 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 32x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 32x स्क्वायर हो जाएगा 32x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा प्लस 8 3 का 24x स्क्वायर। आया आपको समझ में, नहीं 32x स्क्वायर नहीं होगा, इसका 32x होगा। कैसे, क्योंकि 16 दूना 2 है ना, 1 होगा, ठीक है। आया समझ में आपको, देखो यहाँ पे तो ये आ गया ऐसे। अब देखो अगर मैं चेन रूल वाले मेथड से करता हूँ तो कैसे होगा, चेन रूल से कैसे होगा, चेन रूल मतलब फुल पार्ट रूल से। फुल पार्ट रूल कैसे करेगा, फुल पार्ट रूल ऐसे करेगा कि इसको जो है ना y इक्वल टू ब्रैकेट का पावर 2 मान लेगा, y इक्वल टू ब्रैकेट का पावर 2, जैसे नॉर्मल में कैसे था y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, वैसे y इक्वल टू इसको मान लो ब्रैकेट टू द पावर n दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट टू द पावर 2 दिया हुआ है। तो इसका कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, y डी वाई बाई डी एक्स, 2 नीचे आया, 2 उतर के नीचे आया, समझ रहे हो ना, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आया आपको समझ में, अब देखो, अब फुल का कर दिए, इस पूरे फुल का कर दिए हम। अब पार्ट बचा एक्स स्क्वायर बचा और प्लस 4x बचा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x का कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, गारंटी इतना आने वाला है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, सिंप्लीफाई। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8x। आया आपको समझ में कैसे हुआ, ये हो गया। अब इसको करो, 2x प्लस 4 दिया हुआ, 2x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब ये होने वाला 2x। अब ऐसे करो, इस 2x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करके 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x क्यूब, 4x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब आया, ठीक है। अब 2x को 8x से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x को 8x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16x स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएगा ये प्लस, अब फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस ये 4 को 8x से मल्टीप्लाई करो, तो 8 चौको 32x। अब देखो उतना आता है कि नहीं, यह आया 4x क्यूब, यह प्लस 32x, ये 32x प्लस ये आ गया 8 16 होता है 24x स्क्वायर। देखो आ रहा है कि नहीं, 4x क्यूब प्लस 32x प्लस 24x स्क्वायर। प्रूफ हुआ कि नहीं, मतलब इससे भी और वैसे भी, मतलब दोनों तरीके से ही आ गया आंसर इसका। आया कि नहीं, दोनों तरीकों से आंसर आया कि नहीं, चलो आपको अगर फील आया हो असली कि सच में अगर ऐसे नॉर्मल मेथड और चेन रूल से अगर करके दे दिया जाए तो मज़ा आ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो अभी कमेंट में लाइक ठोको। चलो ऐसे करके आपको मज़ा आया कि नहीं, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया कि नहीं। चलो इसे नोट करो, फटाफट नोट करो इसे। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू लॉग बेसिस 3x प्लस 4,
नॉर्मल कैसे देते थे आपको हम? नॉर्मल ऐसे देते थे। इसका नॉर्मल अगर बताऊँ तो नॉर्मल कैसा था? नॉर्मल ऐसा था। नॉर्मल भैया कैसा था? नॉर्मल था कि सर y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स था। तो इसका हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करते थे? डी वाई बाई डी एक्स क्या करते थे? डी वाई बाई डी एक्स करते थे 1/x चुपचाप। आ गया आपको? लेकिन अगर वहीं चेन रूल वाला आ गया तो, लेकिन ये चेन रूल वाला है क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे 3x + 4 है। आ रहा है समझ में? तो चेन रूल वाला है तो कैसे करेंगे? चेन रूल वाला है तो बहुत आसान है, डरने का बात नहीं है। पहले फुल का करो। फुल का कैसे होगा? लॉग बेस ई ब्रैकेट समझो इसको। लॉग बेस ई ब्रैकेट का 1/ब्रैकेट, सीधी सी बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा? 1/ब्रैकेट मतलब 1/3x + 4, ठीक है। अब फिर पार्ट का करो तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, फिर पार्ट का करो तो पार्ट में क्या है? 3x है + 4 है, तो 3x + 4 का कितना हो जाएगा? 3x का हो जाएगा 3, अब +4 का 0, +4 का 0। आया ना समझ में आपको? तो डी वाई बाई डी एक्स हो कितना गया यहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया 3/3x + 4। आया समझ में आपको? बहुत आसान है, बहुत ईजी, वेरी ईजी है, वेरी ईजी है। अगर आपको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से तो कमेंट में भी लिखो वेरी ईजी। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका कि y इक्वल टू ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के लग रहा होगा भाई ये क्या है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉर्मल कैसा था? नॉर्मल था आपका, नॉर्मल में बताऊँ तो नॉर्मल कैसा था आपका? नॉर्मल ये था कि सर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x था नॉर्मल। तो हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स इसमें लिखते थे कि ई टू द पावर x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है चेन रूल वाला। तो चेन रूल वाला के लिए डी वाई बाई डी एक्स हम क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे कि y इज इक्वल टू दिया हुआ ये, तो इसको समझ लो, पूरा समझ लो, इसको पूरा समझ लो, पूरा का करो। पूरा करोगे तो कैसे करोगे? ई टू द पावर, इसको ब्रैकेट समझ लो, ई टू द पावर ब्रैकेट का ई टू द पावर ब्रैकेट मतलब ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी। अब फिर करो माइनस अल्फा स्क्वायर टी का। अगर y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी दिया रहता तो कैसे करते? यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा जो है कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी है, तो यहाँ पे अल्फा जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, और टी का क्या हो जाएगा? टी का आपका हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि टी टू द पावर 1 - 1 कर देंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर ही हो गया। आया ना समझ में आपको? तो इसका डी वाई बाई डी एक्स असली में क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी। आया समझ में कैसे हुआ? आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल था तो कैसा था भैया? नॉर्मल था तो इसमें कैसा था? नॉर्मल था तो ऐसे था कि सर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ था, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख लेते थे? डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स लिख लेते थे, कॉस एक्स लिख लेते थे। आ रहा है समझ में ना? कॉस एक्स लिख लेते थे, लेकिन ये जो है चेन रूल रहेगा। तो चेन रूल कैसे लगाओगे यहाँ पे? चेन रूल कैसे लगाओगे? चेन रूल आप ऐसे लगाओगे कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखो, लेकिन आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, आप कैसे लगा सकते हो इसमें? चेन रूल कैसे लगा सकते हो? सोचते हुए मजबूर हो जाओगे। अगर मैं इस सवाल को नहीं कराऊं तो, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे करोगे तभी आपसे सवाल ही बनने वाला है, लेकिन इस फॉर्म में अगर सवाल है, आपको नहीं पता ये फॉर्म, तो आपसे नहीं होगा ये सवाल। अगर कॉस स्क्वायर एक्स भी दिया रहता तो उसको कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखते तब बनेगा। तो मान लो ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसका टोपी को बाहर निकालो और टोपी में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, पूरा का कर दिए। अब इंटू पार्ट बाई पार्ट का करेंगे, इंटू पार्ट बाई पार्ट का करेंगे। पार्ट में क्या है? साइन एक्स बचा हुआ है, साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, तो इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आया समझ में? कॉस एक्स आया समझ में? चलो नोट करो इसे फटाफट, नोट करो। अब आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन जिसके लिए हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। मैं इसे सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है भैया कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, जहाँ पे a और k कॉन्स्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब जो इक्वेशन है अपना दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो चलो पहले हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, ठीक है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल से हट गया है। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो फिर बचा जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम इसको समझेंगे साइन ब्रैकेट तो उसका कॉस ब्रैकेट। आया आपको समझ में? ठीक है। अब ये हो गया फुल का। अब पार्ट बाई पार्ट का करना है तो मल्टीप्लाई, पार्ट बाई पार्ट हो गया। तो पार्ट बाई पार्ट कौन है? ओमेगा टी है और के एक्स है। तो इस पार्ट का करो, इस पार्ट का करो, तो ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपके पास थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति पैदा होगी। तो मैं सोचने समझने की शक्ति पैदा कर रहा हूँ। आपने देखो यहाँ जो डी एक्स लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और एक्स ही बस वेरिएबल है,
क्योंकि के तो ऑलरेडी दे दिया है कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा, बाकी ओमेगा टी होगा जो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, जब जहाँ पे के कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, इसका हो जाएगा के, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे इसलिए ओमेगा टी हुआ कांस्टेंट, तो जिसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका के एक्स का के आ गया समझ में। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आया आपको समझ में, आया, ठीक है। देखिए चलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो गया, इसका आंसर आ गया। चलो विथ रिस्पेक्ट टू टी देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब भैया डी वाई बाई डी टी निकालना है हमको, यहाँ पे क्या निकाले थे हम, डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, मतलब यहाँ पे बस टी वेरिएबल होगा, जो के और मतलब जो एक्स हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं बस वही वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं बस वही वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, तो ये हो कांस्टेंट, तो बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे का हो गया, फुल का हो गया, मल्टीप्लाई पार्ट बाई पार्ट का करेंगे तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा बस, क्यों, क्योंकि टी जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो टी वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, बस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा माइनस, अब के एक्स है तो के भी कांस्टेंट ऑलरेडी है और एक्स जो है वो तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल है बस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0। आया समझ में आपको। चलो तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी आपका हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको, आ रहा है समझ में। चलो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, जो मैं अभी जिस मतलब रूल से कराया आपको, मतलब जो चीज़ यहाँ पे यूनिक पॉइंट का यूज़ किया कि जो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो बस वही वेरिएबल होगा बाकी सब कांस्टेंट होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। आ रहा है समझ में, बाकी सब कांस्टेंट होगा। चलो इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस क्वेश्चन को समझे बहुत अच्छे से। अगर एक बार नहीं हुआ, एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके इसको देखें, समझ में आ रहा है ना, और इसको बार बार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये मतलब क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछा क्या हूँ, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें और बताएं कि आंसर क्या होगा इसका। आप पहले आंसर इसका कैलकुलेट करें, पहले आंसर बताएं इसका क्या होगा, आंसर पहले सोचिए आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। पूछ रहा है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिया क्या गया है, सॉल्यूशन मैं इसका करूँ तो दिया गया है भैया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है देन फाइंड डी वाई बाई डी टी वेयर एक्स डिपेंड्स ऑन टाइम। अब पूछ रहा है भैया डी वाई बाई डी टी बता दीजिए, तो आप कहिएगा डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अरे सरासर गलत है भाई, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, गलत क्यों है, गलत इसलिए क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। आया समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। समझ में आ रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ पे टाइम होता तब आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स को कॉन्स्टेंट मान लोगे, लेकिन 0 यहाँ पे आंसर नहीं लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि बोल रहा है वहाँ यहाँ पे जो एक्स है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो एक्स को टाइम डिपेंडेंट बनाओगे कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, डी वाई बाई डी टी निकालना है ना, देखो मैं चुटकियों में निकालता हूँ, एक ऐसा ट्रिक है ना जहाँ पे समझिए कि आपको दोबारा डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे ना, किताब में अलग तरीके से दिया रहता है इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं जो आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ मज़ा आ जाएगा देख के। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चुपचाप डी वाई बाई डी एक्स तो हम निकाल सकते हैं भाई, काहे नहीं निकाल सकते, ये तो निकाल लेंगे 2x होगा। अब चुप डी एक्स को इधर भेज दीजिए, डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू इस डी एक्स को इधर भेजिए, डी एक्स हुआ। हम क्या कर रहे हैं, इधर भी डी टी से डिवाइड और इधर भी डी टी से डिवाइड करते हैं। ले भैया ओम्फ हो गया। टाइम डिपेंड कर रहा है कि नहीं, टाइम डिपेंड कर रहा है कि नहीं, मतलब एक्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वेयर एक्स डिपेंड ऑन टाइम। आ गया आंसर, डी वाई बाई डी टी हमने निकाल दिया, ये आंसर होगा। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको। चलिए यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट यहीं पे दे देता हूँ, लिखिए यहीं पे दे देता हूँ। इफ़ y इक्वल टू 2/3 पाई एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। चलो डी वाई बाई डी टी निकालो इसको। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई,
करो करो इस क्वेश्चन को करो, करो करो इस क्वेश्चन को करो, अपने से करो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ एक्स वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा तो फटाक से कर देते, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे? वैसे ही करोगे। इसका dy बाई डी एक्स निकालो, चुपचाप dt dt से नीचे नीचे डिवाइड कर देना उधर x को भेज के। आओ देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे दिया हुआ 2/3, मतलब y दिया हुआ है। सॉल्यूशन मैं करता हूँ इसका। y इज इक्वल टू 2/3 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2/3 पाई एक्स स्क्वायर। हम dy बाई डी एक्स तो निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स निकालो भाई। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर, इसका हो जाएगा 2x। क्या दिक्कत है? मतलब ये कितना हुआ? ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स हो गया 4/3 पाई एक्स। ये हो गया 2 to the 4 4/3 पाई एक्स। आया समझ में आपको? 4/3 पाई एक्स हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है भैया dy बाई डी टी। तो यहाँ पे करो ना, dy को क्या कर दो, dy को यहीं पर रहने दो, dx को इधर भेज दो। ये हो जाएगा 4/3 पाई dx। आ रहा है समझ में आपको? अब इसको dt से डिवाइड कर दो, इसको dt से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया। खटाखट आया समझ में? खटाखट खत्म, सारा खेल खत्म। dy बाई डी टी पूछा था, आ गया 4/3 पाई dx बाई डी टी। आ गया आपको समझ में? आया आपको समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाई 4/3 पाई आर क्यूब, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आप लिखे पहले, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया हूँ आपको कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद पूछ रहा है कि देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब आपसे पूछ रहा है dv बाई डी टी। dv बाई डी टी बोल रहा है कि dv बाई डी टी आप फाइंड करके बताओ। तो जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया वैसे इस क्वेश्चन को भी कीजिए। ये दिया हुआ है वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट आप इस वॉल्यूम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आप टाइम के रिस्पेक्ट में इस वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करके बताओ। तो मैं जैसे आपको टेक्निक सिखाया हूँ, जैसे आपको ट्रिक सिखाया हूँ, वैसे आप इसमें यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना इसमें रेडियस आ रहा है, ठीक है। पहले ये करते हैं, फिर वो टाइम वाला खेला करेंगे उसमें। देखिए कैसे, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ आपके लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम dv बाई डी आर तो निकाल सकते हैं, dv बाई डी आर। डी बाई डी आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो होगा डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, 4π/3 ये बाहर हो जाएगा, और आर क्यूब का हो जाएगा इंटू 3r स्क्वायर। डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर आ जाएगा, मतलब r टू द पावर n है तो पावर को नीचे उतारो और पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, वहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर मतलब आपका आ गया वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, आपका आया 4πr स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे आप चुपचाप क्या करो, ये dv बाई डी आर है ना, dv बाई डी आर आपका आया कितना? dv बाई डी आर ये आपका आया भैया 4πr स्क्वायर, ये आया dv बाई डी आर, ये आया। अब इसमें से क्या कर लो, dr को इधर ट्रांसफर कर दो, करो तो क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? dv इक्वल टू 4πr स्क्वायर dr। इस dr को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, dv को dt से डिवाइड कर दो, इधर भी dr को dt से डिवाइड कर दो। हम तो कर सकते हैं ना, अगर ये इक्वेशन है तो LHS और RHS में सेम नंबर से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज़ से डिवाइड करें तो dt से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ गया आपका dv बाई dt। ये पूछ रहा था dv बाई dt, आप करो। आया समझ में आपको? चलिए आया होगा आपको समझ में। चलिए इससे पहले नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है समझ लीजिए कि असली फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप जितना भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड पढ़ाया हूँ इससे पहले, वो इस क्वेश्चन को करने के लिए था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और इस सवाल को अपने से ऑप्ट करें। ये मैं ऑप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा तब जब आप कर लीजिएगा। पहले पॉज कीजिए और इस सवाल को कीजिए। देखिए ये सवाल जो है बोल रहा है कि इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/π मीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/π मीटर पर सेकेंड, मतलब दिया क्या गया है भैया? आप यहाँ तक पढ़ें, यहाँ तक तो दिया क्या गया है? क्या दिया गया? दिया गया है कि रेडियस ऑफ जो सर्कल है ना वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 1/π मीटर पर सेकेंड। मतलब किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है ये तो नहीं समझ में आया। अगर किसी के रेस्पेक्ट में समझ में नहीं आए किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, अगर रेट लिख दे तो समझ लीजिए आप ये दिया हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब dr बाई dt दिया गया है, dr बाई dt दिया गया। dr बाई dt कितना दिया गया है? 1/π मीटर पर सेकेंड, 1/π मीटर पर सेकेंड। आता हूँ समझ में कि ना आता हूँ? अरे आया समझ में? क्या दिया हुआ है? dr बाई dt दिया हुआ है 1/π मीटर पर सेकेंड। अब कैसे दिया हुआ है? क्योंकि अगर कुछ भी ना दिया रहे कि किसके रेस्पेक्ट में दिया है, अगर रेट लिख दे तो रेट का मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया में रेडियस इज 4 मीटर।
भैया रेडियस जो है ना 4 मीटर जब होगा तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या होगा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया। विथ रेस्पेक्ट टू नहीं दिया है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, कि रेडियस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, लेकिन रेट लिख दिया, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया। बहुत ध्यान से सुनो, रेट लिख दिया, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप उसको निकालोगे। आया समझ में आपको? क्वेश्चन में समझा दिया, ये गिवन दे दिया मैं आपको, अब आप इसे सोल्व करो। होगा आपसे सोल्व क्योंकि मैं इसे करा चुका हूँ, ठीक है। इस सवाल को कराने का मकसद यही था कि आपको मैं समझा सकूँ कि ये रेट अगर दिया रहे, अगर यहाँ पे बस रेट दिया रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है करने के लिए, वो आपको नहीं समझ में आया तो कैसे आप करेंगे, ठीक है। चलो इसे सोल्व करो, पॉज करके सोल्व करो, फिर मैं करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे dr/dt दिया 1/π मीटर पर सेकंड। आप बताओ ये कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्कल के बारे में। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया? πr² होता है ना। तो हम dA/dr कर सकते हैं ना, dA/dt तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ना एरिया और आर के बीच में रिलेशन है। रिलेशन अगर टाइम और एरिया के बीच में रहता तो dA/dt आराम से निकाल देते। देखो यहाँ पे तो dA/dr निकालेंगे, dA/dr क्या हो जाएगा? dA/dr, dA/dr हो जाएगा आपका पाई जो है कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर, और r² का हो जाएगा 2r। वाह भाई, एरिया का डिफरेंशिएशन करने से सर्कमफरेंस आ जा रहा है ना, 2πr होता है ना सर्कमफरेंस। देखो यहाँ पे तो ये आ गया आपका 2πr, मतलब dA/dr आपका आ गया, dA/dr आपका आ गया 2π एंड r, 2πr हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, वही मैकेनिज्म लगाएंगे जो आपको बताया था, इधर से उधर भेजो और नीचे डिवाइड कर दो, इसको इधर भेजो फटाक से dr को, तो dA = 2πr dr, ठीक है। 2πr dr हो गया। अब हमको क्या चाहिए? dA/dt चाहिए। चुपचाप dA को dt से डिवाइड कर दो। तो अगर इधर किया तो इक्वेशन को मैच कराने के लिए dt से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है ना। मतलब ये क्या आ गया आपका? dA/dt आपका आ गया, जो आपने बोला था आ गया, dA/dt आ गया 2πr dr/dt। लेकिन यहाँ पे बोला है कि रेडियस 4 मीटर दिया हुआ है, तब आप dA/dt का वैल्यू बताओ। तो अब लगा दो, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है और dr/dt भी 1/π दिया हुआ है। आप ये वैल्यू डालो फटाफट, dA/dt का आंसर आएगा, क्या आएगा? देखो dA/dt = 2πr का वैल्यू है भैया आपका 4 मीटर, एंड dr/dt है, dr/dt 1/π, पाई से पाई कैंसल, 2 4 से 8 मीटर, 8 मीटर 8 हो जाएगा, 8 मीटर नहीं होगा, dA/dt आपका हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि dA/dt है तो एरिया जो है इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर होगा और बाय ये सेकेंड होगा। आया समझ में आपको? चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अपना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पढ़े हो कि नहीं इससे पहले? आप ये ड्रॉपर हो गए तो पढ़े होगे, लेकिन फ्रेशर्स हो गए तो नहीं पढ़े होगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ इसे बहुत अच्छे से। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उसमें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर आपको फील आएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे भैया ये हुआ अपना एक ग्राफ, ठीक है, ये हुआ अपना एक ग्राफ। कुछ बड़ा ही बन गया क्या? नहीं, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, हल्का इतना पे करते हैं, ठीक है। देखो मैं ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है अपना, ये C पॉइंट है अपना, ये D पॉइंट है अपना, यहाँ पे मान लो ये E पॉइंट है अपना, ये F पॉइंट है अपना, ठीक है। मैं आपसे इसमें ये पूछता हूँ, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये पूछता हूँ कि बताओ आप स्लोप बताओ, स्लोप आपको बताना है। एट A बताओ, B बताओ, C बताओ, D बताओ, E बताओ और F बताओ। मतलब नेचर ऑफ स्लोप क्या होगा? नेचर ऑफ स्लोप एट, नेचर ऑफ स्लोप, नेचर मतलब पॉजिटिव है कि भैया निगेटिव है, समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये बताओ। ए पे स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बी पे कैसा होगा? सी पे कैसा होगा? डी पे कैसा होगा? ई पे कैसा होगा? और एफ पे कैसा होगा? तो देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये चूरन जैसा है, चूरन फेंक के मारो फटाफट सोल्व होगा। देखो यहाँ पे ए पे भैया कैसा होगा? ए पे तो स्लोप हमको लग रहा है पॉजिटिव होगा। कैसे होगा ये आप सोचिए। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे ए पे है
टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस से थीटा कितना बनता है, थीटा बनता है आपका लेस देन 90 डिग्री। और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है मतलब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है। मैं बोलूँगा स्लोप, आपको समझना है टेन थीटा, मैं बोलूँगा स्लोप, आपको समझना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे ए पे स्लोप पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। बी पे जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा तो टेन जीरो जीरो होता है, इसलिए स्लोप भी जीरो होगा, जीरो। सी पे कैसा होगा, सी पे स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा निगेटिव आपका। डी पे कैसा होगा, डी पे भी निगेटिव होगा, सेम बनेगा वैसे ही, ठीक है ना, सिमिलर है, सी और डी तो सिमिलर है। ई पे कैसा होगा, ई पे भैया आपका जीरो होगा स्लोप, क्योंकि ई पे स्लोप यहाँ पे जीरो आने वाला है। यहाँ पे आप ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। एफ पे कैसा होगा, एफ पे आपका पॉजिटिव होगा। आ रहा समझ में, एफ पे पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री बनने वाला है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि वाई का मैक्सिमम वैल्यू आप इस ग्राफ में कहाँ ड्रॉ कर सकते हो और वाई का मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में आप कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रॉ करके बताओ। तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं, ये ऐसे, वाई का मैक्सिमम वैल्यू ये है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये है अपना वाई मैक्स, ये है अपना वाई मैक्स, वाई मैक्स है, ये वाई मैक्स है। आ रहा समझ में, ये वाई मैक्स है। वाई का मिनिमम वैल्यू ये है, ये अपना वाई का मिनिमम वैल्यू है, वाई मिन, वाई का मिनिमम वैल्यू। तो हमको यही सीखना है आज यहाँ पे कि मैक्सिमा, जो ये मैक्सिमा है ना, वाई का मैक्सिमम वैल्यू और वाई का मिनिमम वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट मतलब इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है और इस कॉन्सेप्ट को हमको पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसी क्या पढ़ी, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सच में इस कॉन्सेप्ट का क्या अहमियत है सवालों में, क्योंकि सवाल से ही हम लोग को मतलब है, सीखने से मतलब है और सवाल से मतलब है कि हमारा नीट और जेई और बोर्ड्स में सवाल बस बन जाना चाहिए। ये नीट जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए देखें तो बोर्ड्स के लिए रेयर है कि इससे मतलब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, समझ रहे हो ना। तो बोर्ड के लिए आप छोड़ भी सकते हो इसे, लेकिन नीट जेई के लिए कंपलसरी है, इसे करना है तो करना है। देखो यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे मैक्सिमा, एट मैक्सिमा मतलब एट वाई मैक्स, एट मैक्सिमा बोलो, मैक्सिमा को मैक्सिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम ही होता है, समझ रहे हो ना, एट मैक्सिमा। और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ एट मिनिमा, और यहाँ पे मिनिमा को हम बोल सकते हैं मिनिमम, मतलब मिनिमा हो या मिनिमम हो, मतलब मिनिमम का मतलब हो गया कम और मैक्सिमम का होता है हो गया मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ पे वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिनोट किया ग्राफ में ये, और वाई का मिनिमम वैल्यू है। तो आप ये बताओ कि मैं आपसे पूछूँ इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक चीज़ आप यहाँ पर बताओ। चलो इस चीज़ जो मैं पूछने वाला हूँ इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आप ये बता पाओगे। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ देखो यहाँ पे, ये मैं आपसे पूछूँ कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व में आपसे पूछूँ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है भैया, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होगा। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे पूछता हूँ। अब ये बताओ यहाँ पे जो यहाँ पे एक छोटा सा ये कर्व बन रहा है, इतना दूर का कर्व बन रहा है। मैं इसका पूछता हूँ, आप ये यहाँ पे स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा, मतलब कौन सा चीज़ होगा जो स्लोप को डिसाइड करेगा यहाँ पे, इस जस्ट इस पी और क्यू पॉइंट के बीच का। तो स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप आप ऐसे पता करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x1 होगा, ये भैया x2 होगा, ठीक है ना, ये x2 होगा क्योंकि x पे है, ये यहाँ पे एक y1 होगा और ये एक यहाँ पे y2 होगा, ठीक है, y1 होगा y2 होगा। इस दोनों के बीच का देखा जाए डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 ये हो गया और y2 माइनस y1 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा कैसे डिसाइड होगा, tan थीटा ये ऐसे डिसाइड होगा, थीटा हो गया यहाँ पे बहुत छोटा सा, मैं इसको इनलार्ज करके बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा। मैं इस पॉइंट को पी क्यू पॉइंट को इनलार्ज करके बनाऊँ तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, मान लो ये आर हो गया, तो ऐसे बनेगा। और ये जो थीटा दिया हूँ मैं ये दिया हूँ। मैं पूछूँ यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो tan थीटा आप क्या बताओगे, tan थीटा आप ये बताओगे कि tan थीटा जो होगा ना भैया, ये tan थीटा होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई छोटा सा वाई में चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितना लिया, ये छोटा सा पार्ट लिया, बहुत छोटा सा पार्ट लिया मैंने। यहाँ पे वाई एक्सिस का कौन सा पार्ट है, ये जो है आप डी वाई बोलोगे, और ये जो है ना आप ये छोटा सा पार्ट इसको डी एक्स बोलोगे, क्योंकि ये छोटा सा बहुत छोटा सा पार्ट मैंने लिया है। तो इसमें से घटाओगे y2 में से y1 तो ये बहुत छोटा सा पार्ट आएगा, इसलिए इसको dy बोलोगे। और जैसे x2 माइनस x1 करोगे तो बहुत छोटा सा x में चेंज आएगा, इसलिए इसको dx बोलोगे। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, ये आप इसको बोल दोगे dx है भैया, और ये जो है dy है। क्यू आर पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये dy हो जाएगा, और ये पी आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पी आर ये हो जाएगा आपका dx, तो ये बोल देगा आप dy बाई dx। और tan थीटा को भैया क्या बोला जाता है, tan थीटा को स्लोप बोला जाता है, तो स्लोप भी बोल सकते हो। आया समझ में आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे, फिर आया कि नहीं, ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमा पे बताओ आप स्लोप क्या होगा, तो
तो आप इससे डिसाइड करोगे। अगर ये नहीं आता है तो ये आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए यहाँ पे दिमाग लगाओ और इसे समझो कि मैं क्या बताया हूँ। दिमाग खोल कर रख देने वाला है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया कि छोटा सा चेंज वाई में आया भैया, और छोटा सा चेंज एक्स में हुआ, तो छोटा सा चेंज वाई में ये हुआ, छोटा सा चेंज एक्स में ये हुआ। और डायग्राम के अनुसार यहाँ पे थीटा अगर पूछते हैं, यहाँ पे थीटा, तो थीटा क्यों यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि स्लोप जो आता है, मैं स्लोप आपसे पूछा था, स्लोप जो आता है वो tan थीटा से ही आता है। तो tan थीटा आप कैसे फाइंड करोगे, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाले ये हुआ और बेस ये हुआ, तो ये dy/dx हो गया, और tan थीटा को ही स्लोप बोला जाता है। मतलब ऐसे अगर कोई कर्व दे दे, ये एक कर्व था, इस कर्व में आपको अगर डिसाइड करना हो कि भैया dy/dx जो है, मतलब कर्व में आपको अगर डिसाइड करना हो कि tan थीटा क्या होता है, वो हो जाएगा dy/dx। समझ में आ गया, मतलब छोटा चेंज इन y अपन छोटा चेंज इन x। लेकिन वही अगर हम बड़ा वाला देते थे तो उसमें लिखते थे y2 - y1 अपन x2 - x1। समझ में आ रहा है ना। देखो तो यहाँ पे देखो मैक्सिमा पे मैं आपको पूछूँ, यहाँ पे मैक्सिमा पे तो यहाँ पे मैक्सिमा पे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप मैक्सिमा पे क्या होगा, स्लोप का मतलब हो गया आपका dy/dx। dy/dx क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमा पे dy/dx 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा 0 है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे स्लो मत लिखो, बस dy/dx लिखो, dy/dx लिखो। पहला dy/dx यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में आपको। देखो नेक्स्ट, और यहाँ पे बताओ पहले में मिनिमम में बताओ, मिनिमम पे भी dy/dx 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्लोप 0 है। आ रहा है समझ में आपको। देखो नेक्स्ट, मैं आपसे पूछूं भैया d²y/dx² मिनिमा पे क्या होगा, तो आप इसे रट लो। इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है कि निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा कैसे होगा, बस इसको रट लो, आप अपने दिमाग में बैठाओ। मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे d² मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो होता है ना, मैक्सिमा पे वो निगेटिव आता है, दिमाग में बस ये रखो कि इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है, मैक्सिमा का डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 आता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखो इसका भी डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, d²y/dx²। भैया ये मिनिमा है, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन जो होता है पॉजिटिव आता है, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। बस आपको यही 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ये सारा खेला किया गया बस इन 2 पॉइंट्स के लिए, समझ लीजिए। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं गारंटी कहता हूँ ना, आपको उस क्वेश्चन से ऐसा फील आने वाला है इसका, और सच में इंपॉर्टेंस पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट का कि सच में इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ y इफ y = x² + 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो दिमाग में बैठाने होते हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ स्टेप्स को जानना जरूरी है कि पहले क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, कि आप आंसर तक पहुँच पाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ मैं स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो स्टेप्स पहला होगा कि आप फाइंड करोगे dy/dx, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन आप फाइंड करोगे। अगर x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो dy/dt, ठीक है ना। फाइंड करोगे dy/dx एंड इक्वेट इट टू जीरो, मतलब dy/dx को आप 0 करोगे, dy/dx फाइंड करके उसको 0 करोगे, ठीक है ना। dy/dx को 0 करोगे। अब दूसरी का में आएगा, मतलब और यहाँ से क्या आएगा, आप गेट करोगे x का वैल्यू, गेट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करोगे। दूसरी का स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप फाइंड करोगे, सेकंड स्टेप में d²y/dx²। यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, फाइंड d²y मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो d²y/dx², ठीक है, dt² करोगे, dx² करोगे, समझ आएगा। फाइंड dy²/dx², ठीक है। अब देखो इफ़, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनमें, इफ़ d²y/dx², अगर भैया पॉजिटिव आता है तो आपको क्या बताया था कि अगर d²y/dx² पॉजिटिव आ जाता है तो आप ये बताओगे कि ये भैया मिनिमा है, मिनिमा होगा, इस पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है ना, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर d²y/dx² निगेटिव आता है तो इस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। आया समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड अब ये तो हो गया, आपको स्टेप हो गया, और लास्ट में जो होगा थर्ड स्टेप में ये होगा कि आप कैलकुलेट कर ले जाओगे आंसर। तो यहाँ तक आपको 2 स्टेप करने हैं बस। तो देखो पहला स्टेप मैं लगाता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। पहला स्टेप लगाता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y = x² + 5। तो भैया y = x² + 5 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू y का फाइंड करना है। चलो देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला dy/dx फाइंड करो और उस dy/dx को 0 के इक्वल करो। तो dy/dx किए हम, कितना आया भैया, यहाँ से 2x आ गया, इसका तो 0 हो गया, ठीक है। अब dy/dx इसको क्या करेंगे,
जीरो का इक्वल करेंगे, 2x को जीरो की इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा जीरो। मैं बोला ना dy/dx को जीरो करो, वहाँ से गेट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आप जीरो ला दिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको d² y/dx² निकालना है। निकालो यहाँ पे d²y/dx², कितना आ रहा है भैया बताओ आप, d²y/dx² कितना आ रहा है अपने से कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे कितना होगा, अगर सिंगल डिफरेंशिएशन 2x आया तो d²y/dx² 2 आने वाला है, 2 आ गया, मतलब 2 का कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया। मतलब d²y/dx² क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। सो मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट वनली। यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई डबल डिफरेंशिएशन का एक ही वैल्यू आने वाला है, दो वैल्यू तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। यहाँ पे बस मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बस एक ही वैल्यू आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, और 2 कैसा है, पॉजिटिव है। दो तो आ नहीं रहा है कि एक नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ पे दोनों आप एग्जिस्ट करा दोगे नहीं ना। तो देखो यहाँ पे बस मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी कैन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे इससे कि वी कैंट कैलकुलेट मैक्सिमा यहाँ पे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एट x = 0, यहाँ पे ये लिखेंगे कि एट x = 0, इस x के जीरो मतलब x = 0, मतलब इस x = 0 वैल्यू पे जो y का जो वैल्यू होगा ना, बस मिनिमम ही होगा। y का वैल्यू जो आएगा मिनिमम आएगा। इस x = 0 पे y का वैल्यू जो आएगा मिनिमम आएगा। तो एट x = 0 y विल बी मिनिमम। फाइंड कर दो कितना होगा y मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे बोला था फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो मैक्सिमम तो निकलने से रहा, क्योंकि भाई पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब आता है डबल डिफरेंशिएशन, तो ये जो मिनिमा का कंडीशन होता है, तो मिनिमा कंडीशन होता है, तो y मिनिमम कितना आ गया आपका, x 0 रखो, x² + 5 था ना, तो इस x जगह पे 0 रखो, 0² + 5 आ जाएगा, मतलब 5 आ गया। y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ पे लिख दो y मिनिमम आ गया आपका 5। आया समझ में? चलो इसे नहीं समझ में आएगा तो इसे बार बार रिवाइंड करके देखो, मेरे बातों को समझो, आएगा आपको समझ में। चलो इसे नोट करो, फटाक से नोट करो। चलो आजा छोरे इस क्वेश्चन को कर। ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है इफ y = x² - 4x + 5 देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। जैसा स्टेप बताया, जो स्टेप बताया वही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप का खेला है, तीसरा स्टेप में आंसर पाइएगा। देखो पहला स्टेप ये है कि इसमें आपको फाइंड करना है पहले में सिंगल डिफरेंशिएशन, मतलब जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन आपका है y = x² - 4x + 5, ठीक है। अब आप इसमें फाइंड करो पहले सिंगल डिफरेंशिएशन और उसको इक्वेट करो, 0 को इक्वल, आप x का वैल्यू पाओगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फाइंड करो dy/dx, ठीक है। अब dy/dx क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 4। आगे समझ में, ये मतलब बच्चे जैसा बताने का ज़रूरी नहीं है हमको, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो 2x - 4 हुआ, इसको इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, तो 2x - 4 = 0। अब भैया 2x - 4 = 0 आ गया, तो आप एक काम कर सकते हो, इस 2x को ऐसे रखो और इस 4 को इधर भेज दो, तो ये 4 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, x का वैल्यू 2 आ गया। आया ना समझ में, x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। जब x का वैल्यू 2 आया तो इससे तो कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन देखना है कि x = 2 पे क्या एग्जिस्ट करने वाला है, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरे स्टेप पे जाएंगे। पहला स्टेप तो हमने कर दिया, अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे कि दूसरा स्टेप बोल रहा है भैया कि आप फाइंड करो d²y/dx², मतलब डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो, क्योंकि यही बताने वाला है। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है आपका तो वहाँ पे होगा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो देख लो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4 है, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन भैया इसमें भी पॉजिटिव आ गया। खेला गजब है, वो तो निगेटिव आ ही नहीं रहा है, निगेटिव आता तो वहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पर भी अगर 2 आ गया तो यहाँ पे बोलोगे आप कि मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखो मिनिमा एग्जिस्ट, पहले मिनिमा लिखो ना, कि जो एग्जिस्ट होता है उसको पहले करा दो, मिनिमा एग्जिस्ट्स एट x = 2, x = 2, क्योंकि इस x = 2 पे बस मिनिमा एग्जिस्ट करने वाला, बट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो d²y/dx² का जो नेचर है ना वो पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेचर है, तो वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, बट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में। तो अगर मैक्सिमा यहाँ पे अगर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम कितना एग्जिस्ट होगा, मतलब y का वैल्यू कितना होगा, तो ये निकाल देते हैं भाई। थर्ड स्टेप क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमा निकालो, थर्ड स्टेप ये है, मतलब कैलकुलेट कर लो। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम इक्वेशन है आपका y = x² - 4x + 5, तो यहाँ पे डालो x के जगह पे 2 डालो, मतलब 2² - 4 × 2 + 5, यहाँ पे डालो ना 5, ऐसे लिखते हैं 5, यहाँ पे 2² मतलब x² 2² - 4 × 2 + 5। अब इसे सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 × 4 -4 × 8
और ये +5। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 8 गया 1, मतलब y का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। आया समझ में, y का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, y का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो इसे नोट करो फटाक से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भैया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू t³ - 6t² + 12, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन फिजिक्स में आपको पूछा जाता है। आपको ग्रेविटेशन में पूछा जाएगा, ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पूछा जाएगा, और बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें पूछ लेगा ऐसा सवाल। आपको SHM में पूछा जाएगा, वेव में पूछा जाएगा। मतलब मैं आपको कराऊंगा ना, मैं आपको इस पे मतलब समझ लीजिए 100+ क्वेश्चन दिखा दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट पे नीट और जेई में इस कॉन्सेप्ट पे कितना ज़्यादा सवाल आने वाला है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को आप सवाल सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन कर रहे तो इसका कैसे होगा, देखो जो स्टेप बताया हूँ उस स्टेप के अनुसार आपको चलना है, उससे बाहर आप मत घूमिए, समझ रहे हैं ना। जो स्टेप बताया हूँ बस उसको फॉलो करते चलिए। ये थोड़ा उस मतलब कॉन्सेप्ट से हट के नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बाकी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट कैसे है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि वो वैरायटी तो मैं करा चुका हूँ आपको, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लेकिन ये थोड़ा अलग वैरायटी है, समझ रहे हैं ना। स्पीसीज वही है लेकिन वैरायटी थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी भैया दिया हुआ है आपका t³ - 6t² + 12। अब देखो पहले स्टेप में मैं आपको बताया था कि आप सिंगल डिफरेंशिएशन करके कर दो भाई, चुपचाप सिंगल डिफरेंशिएशन चुपचाप। अब यहाँ पे आ जाएगा सिंगल डिफरेंशिएशन आपका 3t² - 12t। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। देखो तो d/dt तो मैंने फाइंड कर दिया इतना। अब इसको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, ठीक है। तो d 0 के बराबर इक्वेट करो, 3t² - 12t = 0। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3t² = 12t। सही है ना, सही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब यहाँ से एक t से एक t कैंसिल हो गया। अब यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया 4। ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। चलो बताओ ये सही है, टाइम का वैल्यू 4 आ गया, टाइम का वैल्यू 4 आ गया, सही है कि नहीं, बताओ। ये गलत है, सरासर गलत है, ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है बाबू। कुछ समझ में आया कि नहीं आपको, घुस रहा है दिमाग में आपके। देखिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आएगा, टाइम का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आप सोल्व कीजिए, समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे सोल्व कीजिएगा। राइट अप्रोच क्या है, ये गलत अप्रोच था। राइट अप्रोच ये है कि आप 3t यहाँ से कॉमन लीजिए और यहाँ पे लिखिए t-4 चुपचाप = 0। 3t कॉमन लीजिएगा तो ये 3t² हो गया, ये 3 चौको 12 12t हो गया। आया समझ में, मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दिया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको कैसे सोल्व करते हैं, एक बार 3t को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार t-4 को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, इससे अलग हो ही नहीं सकता। देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे तो टाइम का वैल्यू 1 आया यहाँ पे 0 और टाइम का एक वैल्यू आया यहाँ पे 4, डायरेक्ट आप 4 लिख रहे थे, तो ये गलत हो जाता भाई। एक वैल्यू पे आप नहीं खेल सकते, यहाँ पे 2 वैल्यू पे खेलिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब 2 टाइम का वैल्यू आया, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा इसका सोल्व करने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा, अलग ऐसे हो जाएगा कि वहाँ पे अगर फाइंड करें आप d²v/dt², मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन भैया आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, समझ लीजिए, एक छोटा सा ट्रिक है, उससे आपको पता चलेगा। आप क्या करें, इस टाइम = 0 पे इस वेलोसिटी का वैल्यू एक बार निकालें और एक बार टाइम = 4 पे इस वेलोसिटी का वैल्यू निकालें। अगर जिस पे ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर आता है वो मैक्सिमम होगा, और जिस पे छोटा नंबर आता है वो मिनिमम होगा। देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसे पहले करो, वेलोसिटी पहले फाइंड करो। मान लो टाइम 0 पे करते हो, टाइम = 0 पे वेलोसिटी फाइंड करते हो, तो टाइम = 0 पे वेलोसिटी फाइंड करोगे तो 0 डालो टाइम की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब - 6 × 0 का स्क्वायर + 12। ये भैया आ गया आपका, टाइम = 0 पे 12 आ गया। कुछ गलत नहीं, सब सही है। देखो यहाँ पे अब वेलोसिटी निकालो, टाइम = 4 सेकेंड पे। अब टाइम = 4 सेकेंड पे जब आप वेलोसिटी यहाँ पे निकाल रहे हो तो यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा, -6 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, + 12 हो जाएगा। कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 96, ये हो जाएगा +12। ये आपका 64 + 12 कितना होता है, 76 होता है, -96, ये हो जाएगा -20। भैया आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक वेलोसिटी का वैल्यू आया है 12 जब टाइम उसमें 0 पुट किए हैं, और एक वेलोसिटी का वैल्यू आया है भैया -20 जब वहाँ पे टाइम = 4 पुट किए हैं। तो यहाँ पे ये बताओ बड़ा कौन है, 12 और -20 में से सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यहाँ पे ये बताओ। बड़ा तो है 12 और छोटा कौन है, छोटा है भैया आपका -20। तो आप ये बता सकते हो, ये होगा ना, ये मिनिमम होगा,
और ये जो होगा ना यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, मतलब वी मैक्स का वैल्यू 12 होगा और वी मिन का वैल्यू -20 होगा। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट। आया समझ में? आया समझ में? फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। अगर फील आया हो तो कमेंट में लाइक ठोको, कमेंट में कुछ लिखो। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स में लिखो कि फील आया, फील आया। समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू हम 4 बोले, टी इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा? टी इज इक्वल टू 4 पे कितना वैल्यू आया? टी इज इक्वल टू 4 पे -20 आया, मतलब छोटा वैल्यू आया है। अगर छोटा वैल्यू आया है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट। आया समझ में? आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? अगर नहीं आया हो तो पहले इसे आप रिवाइंड करें और रिवाइंड करके फिर एक बार और देखें, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और ऐसे सवाल बहुत सारे आने वाले हैं। तो चलिए पहले इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो, नाउ लुक एट बोर्ड, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया क्या है। काइनेमेटिक्स में कुछ ऐसे मतलब कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वो उन स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करें, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। देखो जैसे मैं ये आएगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि पहला स्टेटमेंट लिखूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे कोड करोगे? मैंने जैसे आपको क्वेश्चन कराया कि मैं बोल दूँ रेट ऑफ चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन समथिंग, मतलब डैश कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे दिया हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिखोगे कि भैया इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। कोई शक? कोई शक नहीं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको बताओ, इसको कैसे लिखोगे? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको करने का क्या तरीका है? अब थोड़ा सोचोगे, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये तो लग रहा है कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स इसका भी लिख दें, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आपको चेंज किस में निकालना है? वाई के मैग्नीट्यूड में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स तो नीचे आएगा ही, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? वाई का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, मतलब किस में बोल रहा है? वाई के मैग्नीट्यूड में चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप ऐसे लिखोगे। आ रहा समझ में? देखो नेक्स्ट आपको बोल दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन एक्स, सॉरी इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब बोल रहा है ना किसका मैग्नीट्यूड? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? यहाँ पे देखो किसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड? रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये जो है ना, ये रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है भैया? डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। तो आप ऐसे करोगे। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? चलो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको जो भी मतलब इतना बताऊँ ना, आज जो भी पढ़ाया हूँ उसको बढ़िया से जाकर आप बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आप उसको छोड़िए मत, ऐसे ही बस नहीं कि आप कॉपी खोले और पढ़ना चालू कर दिए। उसको जब तक लिख कर नहीं कीजिएगा तब तक आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज मैंने आपको मतलब इतनी मतलब समझ लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन पूरा क्लियर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। समझ में आ रहा है ना? आप किसी से मेरा नोट्स कंपेयर कर लें, किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी कोचिंग से, आप किताब से भी मिला लें, मतलब किताब में भी जितना नहीं अच्छा से बताया गया होगा उतना अच्छा से मैं आपको सिखा रहा हूँ। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? मतलब हर एक स्टेटमेंट कुछ भी हो भाई, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं, कल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है? चलिए।